Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हमारे साथ नवीन चौधरी जी हैं जो कि लेखक हैं, कई उपन्यास लिख चुके हैं, जैसे जनता स्टोर, जो कि मेरे हाथ में ही वो किताब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जनता स्टोर है। और हाल ही में उन्होंने एक और किताब लिखी है, ढाई चाल। ये दोनों किताब आप लोग भी पढ़ सकते हैं, दोनों अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन स्टोर पर भी है। कीमत भी बता देता हूँ, 250 रुपये की जनता स्टोर है। और जो नई किताब है ढाई चाल, उसकी कीमत है 199 रुपये। मैं दोनों फ्रेम में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं उसी पर बात करूंगा, दोनों किताबों पर। इसके अलावा जो एक लेखक की जर्नी होती है उस पर बात करूंगा। सर, दैनिक जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद ब्रिज। जो एक लेखक की जर्नी होती है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि आपको इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, या ये करना है तो ही आप लेखक बन सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मार्केटिंग साइड से आते हैं, उसके बाद भी इतने चर्चित लेखक बने, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, पढ़ना तो खैर आवश्यक है, ये मुझे लगता है लेखक के लिए नहीं, हर किसी के लिए पढ़ना आवश्यक है, वो हमारे ज्ञान चक्षु तो खोलता ही है। लेकिन उसके अलावा राइटिंग जो है कथा कहने का एक तरीका है। अब उसको लिख के आप कहें या कोई कह के कहता है, दोनों तरीके हैं। हालांकि भारत में जो परंपरा रही है वो सुनाने की परंपरा ज़्यादा रही है, तो लिखने की परंपरा भी उसमें से एक है जिसमें हम कहानी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि राइटर के लिए जो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्वेंट कितने हैं, आप अपने आसपास की दुनिया को, लोगों की भावनाओं को कितना महसूस कर सकते हैं, कितना बेहतर बता सकते हैं। जितनी बेहतर चीज़ों को आप देखते हैं, कहते हैं, आप कहानी को सुनाने का तरीका वैसे रखते हैं। दादी और नानी की कहानी सिर्फ इसलिए नहीं था कि दादी और नानी फ्री थी, दादी और नानी ने एक पूरा उम्र देखा, और दादी नानी रही है, दादा भी सुनाते थे, नाना भी सुनाते थे। उन्होंने एक पूरा उम्र देखा, उनका जो एक ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे कि इस बच्चे को क्या कहानी सुनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि एज अ राइटर जो है वही हम कर रहे हैं। अब राइटिंग कैसे हो, तो राइटिंग हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई कर भी सकता है, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। आपने प्रैक्टिस की, आप जब किताबें पढ़ते हैं आप जानते हैं कि कथाओं को कहा कैसे जाता है। आप लोगों से बात करते हैं, इतना अंदाज़ा हम सबको होता है कि कैसी चीज़ किसी को कही जाएगी कि वो सुनना चाहेगा। तो वो एक राइटिंग आप समय के साथ सीखते हैं, जितना पढ़ेंगे मेरे ख्याल से उससे भी काफ़ी कुछ सीखा जाता है। तो मेरे लिए ऑब्जर्वेशन, जो मार्केटिंग में ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, तो वो एक चीज़ रही मेरे करियर में कि ऑब्जर्वेशन खूब रहा। कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग चूँकि मेरे जॉब प्रोफाइल का हिस्सा भी रहा, मैं खुद एड्स नहीं लिखता था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किसको क्या कहना चाहता हूँ, हम कौन सी बात कम शब्दों में कहना चाहते हैं। तो ये एक पार्ट तो कहीं ना कहीं आया ही आया। फिर पढ़ने का जो एक शौक़ था उसने मुझे ये भी बताया कि कहानियाँ बताई जा सकती हैं, कैसे लिखी जा सकती है, तो उसको बस ब्लॉगिंग के जरिए। बिल्कुल। पहली किताब जो जनता स्टोर है, ये छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैं ये भी पढ़ रहा था कहीं तो कि आप भी छात्र राजनीति में रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वो जर्नी बताइए कि छात्र राजनीति करते करते उसी पर किताब लिख देना। छात्र राजनीति तुक्के में हुई, मतलब कॉलेज में आए एक छात्र संगठन के लोग कि हमारे मेंबर बन जाइए, तो हमने कहा बना लो यार, जब मेरी लड़ाई होगी तो आओगे क्या, ये सवाल मेरा यही था, लड़ाई होगी तो आओगे, तो बोला आएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जुड़ा। लेकिन उसी दौरान उस छात्र संगठन में एक अच्छी बात ये थी कि उनकी मीटिंग्स में जब मैं गया तो वो अपने हर मेंबर को बोलने के लिए प्रेशराइज करते थे। अच्छा, मैं अपने दोस्तों में तो एक्सट्रोवर्ट था, लेकिन अदरवाइज मैं एक इंट्रोवर्ट था। तो उन लोगों ने एक जो होता है ना हिचक खोलना, मेरे लिए एक काफ़ी सीख उस छात्र संगठन से आई कि हिचक खुली। और चूंकि पढ़ते थे तो एक विचार था, तो विचार जो थे उनको प्रकट करना शुरू किया। वहाँ सिखाया गया कि नहीं, कुछ चीज़ों को और कैसे आर्टिकुलेट किया जाए, तो वही एक धीरे धीरे वहाँ सीखा। छात्र आंदोलन जो हुए उनका हिस्सा बना, 36 घंटे जेल में भी रहा। वैसे पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जाती थी, वो अलग कहानियाँ हैं, लेकिन एक जेल की यात्रा भी उस आंदोलन में हुई। कई यूनिवर्सिटी में अपराध हुए, उनके खिलाफ भी छात्र आंदोलन हुए। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो आवाज़ उठाई, उसका असर ज़्यादा होता था। विधानसभा में विपक्ष जो आवाज़ उठाता, उससे बड़ी जो ताकत थी वो छात्रों की यूनिवर्सिटी से उठाई हुई आवाज़ की होती थी। ये मुझे पहली बार वहाँ पे महसूस हुआ कि ये ताकत हमारे पास है। लेकिन साथ ही साथ ड्रॉबैक था, जातिवाद, पार्टीबाजी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, राजनेताओं को लगता है कि आप एक ऐसी ताकत है जिसको इस्तेमाल करके, आपकी शक्ति को इस्तेमाल करके वो अपना काम कर सकते हैं। ये एक नकारात्मक पक्ष भी मैंने देखा, तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा। तो दोनों पक्षों का एक अनुभव था। और 2016 के बाद हमारे देश में 14, 15, 16 के बाद से 16 में विशेषकर जो एक विश्वविद्यालय में घटना हुई, बहुत राजनीति हुई,
अब इसमें किस पक्ष की राजनीति की हम बात नहीं करते हैं, किसी भी पक्ष की, लेकिन राजनीति को मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि लोग नहीं देख रहे। जब मैं सोशल मीडिया पे डिबेट देखता था पक्ष और विपक्ष, तो मुझे लगता था कि दोनों ही पक्ष जो है ना एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। गलत दोनों है और गलत सही दोनों है, सबके कई पक्ष हैं और कई पक्षों को आप देख नहीं पा रहे। जैसे उस घटना में एक घटना हुई थी कि जिसका नाम सबसे पहले आया था उसका नाम गायब हो गया, क्योंकि वो एक राजनेता की पुत्री थी और उनके कंधे पर एक नेता हाथ रखे तो इशारे होते हैं राजनीति में। तो ऐसे कई चीज़ें हैं और हम जो है आम जनता क्या करता है कि सब भटक जाते हैं उसके अंदर। तो मुझे लगा छात्र राजनीति को एक रुचिकर तरीके से क्या मैं युवाओं के लिए लिख सकता हूँ, जिनको ये समझ में आए। मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता, लेकिन कहानी पढ़ते हुए उनको ये पता लगे कि यार जाति प्रमुखता नहीं है, मुद्दा प्रमुखता है। मैं किस मुद्दे के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, कैसे आवाज़ उठा रहा हूँ, किस विचारधारा के साथ नहीं। अगर आपका पढ़ाई का हक है तो होना चाहिए, अगर छेड़खानी विश्वविद्यालय में हो रही तो उसका विरोध होना चाहिए। वहाँ ना पार्टी है ना वहाँ जाति है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो उन घटनाओं को लेते हुए एक कहानी बनी और संभव वो रोचक बन गई। जागरण बेस्टसेलर लिस्ट में भी आई, उसके बाद किताब पाठकों ने पसंद की, वेब सीरीज़ के राइट्स भी बिके, तो ठीक है, मुझे लगता है ठीक काम हो गया। इस तरह की कहानियां, थोड़ा एक दो फैक्ट्स जो आप बताएं इसमें शेयर करें कुछ जनता। ये उपन्यास है, पूरा उपन्यास है, तो इसमें इसमें कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और कैरेक्टर्स के ग्रे शेड है अधिकतर, जो आपको पॉजिटिव लगता है। तो मैंने किसी कैरेक्टर को भगवान नहीं बनाया, किसी को शैतान नहीं बनाया। जो शैतान था उसके अंदर इंसानियत का कुछ हिस्सा था, जो भगवान लगता है उसके अंदर कुछ शैतान उसके अंदर है। तो ये दो छात्रों की कहानी से है। एक मयूर भारद्वाज जिसका प्रोटैगनिस्ट है। मयूर भारद्वाज हंसमुख है, खेलता कूदता है, छात्र राजनीति में मज़े मज़े में घुसता है और वहाँ से एक राघवेंद्र शर्मा नाम के छात्र से उसका संपर्क बनता है और ये दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। लेकिन राघवेंद्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और राघवेंद्र एक नेता का पपेट भी है। वहीं उसी संगठन में कुछ और लोग भी हैं जो कि मुख्यमंत्री के विरोधी का, पार्टी में ही जो विरोधी हैं उसका पपेट है। तो अब एक ही छात्र संगठन के अंदर दो छात्र नेता एक ही मुद्दे पर आपस में भिड़ रहे हैं। मयूर उस सारी राजनीति को देख रहा है, लेकिन मयूर का अपना एक मुद्दा है और एक समय पर उसको लगता है कि ये सब गलत हो रहा है, चेंज करना है तो मुझे चेंज करना है। अब वो जो चेंज करने निकला है तो चेंज आसान नहीं है और वहाँ से राज्य की राजनीति चल रही है। वहाँ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री शामिल है, कुछ जातियों के नेता शामिल हैं, जो जातियों के संगठन होते हैं वो शामिल हैं, यूनिवर्सिटी की अपनी राजनीति है, उसमें मयूर एक बच्चा फंसा हुआ है, वो कहाँ से अपना रास्ता निकालेगा। तो ये पूरी लड़ाई उसके ऊपर है कि वो कैसे सारे नैरेटिव को चेंज करते हुए अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए कहानी को आगे ले जाता है। अभी जो दूसरी किताब आपने लिखी 2.5 साल, काफ़ी चर्चा में, लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी देखा, काफ़ी इसका जिक्र हो रहा है। मैं जानना चाहूँ कि जनता स्टोर से ये किताब कितनी अलग है? देखिए, है ये भी राजनीति पर ये छात्र राजनीति नहीं है। हाँ। तो जब मैं 2.5 साल लिख रहा था तो मेरे दिमाग में दो आइडिया थे। पहला था कि मेवात में जो ये बीच में धर्म को लेके बड़ा विवाद चलता रहा, तो एक मेरे दिमाग में कहानी थी कि मैं उसकी बात करूँगा। दूसरा, मैं मीडिया के मैनेजमेंट साइड में भी रहा हूँ, तो मैं मीडिया के ऊपर जो दबाव आते हैं, मीडिया उसमें से रास्ता भी निकालता है कि मैं अगर उसको न्यूज़ दिखानी है रास्ता निकाल सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो प्लस माइनस होते हैं और कैसे मैनिपुलेशन होता है लोगों का, तो ये 2-3 अलग अलग विचार थे। बाद में मुझे लगा इसका कहानी एक हो सकती है। तो ये एक बलात्कार की घटना को, जो एक मंत्री के द्वारा किसी बच्ची का बलात्कार हुआ है, उस घटना को लेके आता है कि जब मीडिया उसको उठाता है तो मीडिया को दबाने का प्रयास किस तरह से होता है और मीडिया उस दबाव को हटाकर कैसे अपना काम करता है और वहाँ पर राजनेता कैसे नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि आपके खिलाफ चीज़ें जाएं। उसे मीडिया को कभी मोहरा बनाते हैं, कभी मीडिया उस चीज़ को अपने हिसाब से। तो ये जो पूरा का पूरा वर्किंग है, जो हमें बाहर से दिखता है, वो अंदर से वर्किंग सारी कैसे होती है, तो ये कहानी भी उसमें जाती है। हालांकि बाद में मुझसे बहुत लोगों ने ये कहा कि मयूर भारद्वाज की कहानी वो आगे जानना चाहते थे। तो मुझे लगा कि यार मयूर भारद्वाज और राघवेंद्र दोनों की कहानी को अगर मैं आगे ले जाऊं, 20 साल बाद वो दोनों कहाँ होंगे। तो मेरी कहानी में एक पत्रकार था, एक मंत्री था, तो मुझे लगा क्यों नहीं मयूर पत्रकार बन जाए और राघवेंद्र मंत्री बन जाए, तो इनका जो हिसाब किताब यूनिवर्सिटी में बाकी रह गया वो भी यहाँ पर बराबर हो जाए। तो मयूर और राघवेंद्र इस किताब में भी आ गए हैं। तो इस किताब को सेकंड पार्ट तो मैं नहीं कहूँगा, कंटिन्यूशन है कहानी, लेकिन ये किताब अपने आप में भी पूरी किताब है। तो कोई अगर सिर्फ 2.5 साल पढ़ता है तो उसके लिए वो पूरी एक अपनी सेपरेट कहानी है। हाँ, लेकिन जनता स्टोर भी साथ में पढ़े तो मयूर राघवेंद्र को और थोड़ा जानेगा। तो ये उपन्यास है कि वो न्याय दिलाने की लड़ाई है। उस न्याय दिलाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण हथियार बन के निकलता है, जो कि सारे राजनीतिक ऑड्स को, तमाम दबावों को दूर करते हुए जो सारी गणित रची जाती है, उसको घुमाते हुए जगह निकाल के उस बच्ची को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। आपने बलात्कार का जिक्र किया, जो कि इस किताब में भी है। मैं थोड़ा सा कोलकाता की ओर जाऊंगा, हालांकि समाज का मुद्दा है, इस किताब से रिलेट नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा उस पर भी बात हो
किस तरह से देखते हैं कि मतलब जब समाज में किसी बलात्कार होता है, क्योंकि पीड़िता के स्पेशली हम बात करें, जो विक्टिम होता है जो तो को बाय लॉ हम लोग हिडन कर देते हैं उसके कैरेक्टर को, फोटोज़ को, नाम को, ठीक है। लेकिन वही पीड़िता के बारे में जब पता चलता है तो ना कि जो विक्टिम है, हालांकि जो दोषी होगा या अक्यूज्ड होगा उसको ये चीज़ों से मतलब उसको गलत निगाह से देखने के बजाय जो सोसाइटी है वो विक्टिम को ही गलत नज़र से देखने लग जाती है। ये विक्टिम को फेस करना पड़ता है। आप कैसे देखते हैं, मतलब ये चीज़ें बदलेंगी कैसे? मुझे लग रहा है इसको थोड़ा समय लगेगा मानसिकता को बदलने में। और जो जनता स्टोर में भी एक घटना है इस तरह की, और वो घटना मेरे जीवन की पहली झकझोरने वाली घटना थी कि वहाँ जब वो रेप केस हुआ, ये वास्तविक घटना है और आज तक राजस्थान में उसकी चर्चा होती है। उस घटना में एक जाति के विधायकों ने उनका समर्थन करना शुरू किया और ये ढूंढा जाने लगा कि लड़की का जो है स्लट शेमिंग जो होती है वो शुरू की जाए, कि ये लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाए। लेकिन एक मूवी आई थी जिसमें था कि नो मीन्स नो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए उन सब की बात को मान लूँ कि जो भी था, लड़की ने अगर मना किया तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। ये जो थॉट प्रोसेस है ये चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। तो उस समय ये देखना मेरे लिए वो झकझोरने वाला था। और मेरी उम्र उस समय 19 साल थी, 18-19 साल की उम्र थी मेरी। और मैंने उस समय एक नुक्कड़ नाटक किया था उसके खिलाफ अपने संगठन में। लेकिन मैंने यही देखा कि उसमें यही जब संगठन, यही छात्र जब सामने आते हैं तो बदलाव भी लाते हैं। लेकिन अभी भारत के अंदर क्या लोग कहते हैं 2 भारत है, पर मुझे लगता है भारत के अंदर अनेकों भारत है। तो हम रेयर वाइज क्या है कि जा रहे हैं। अभी हम कई कुछ जगहों पे हम समझने लगे हैं इस बात को। आपने कहा कि हम कैसे ही कर सकते हैं, तो एक स्तर पे हम लोग इस बात को समझें कि नहीं, ये विक्टिम की शेमिंग नहीं हो सकती है। शेमिंग तो असल में अपराधी की होनी चाहिए थी, विक्टिम की नहीं कर सकते हम। ये धीरे धीरे सोच नीचे जा रही है, कुछ वर्ष लगेंगे क्योंकि भारत के अंदर इतने भारत हैं कि इस बात को समझना समय लगेगा। और शिक्षा की, जो हमने किताबों की बात की, पढ़ने की बात की, शिक्षा का जितना ज़्यादा प्रसार है, जितना हम लोग पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हमारी सोच वहाँ से बदलनी शुरू होती है। कि अभी तक वो जो जेंडर बायस है कि अगर गलत हुआ है तो महिला है, सही हुआ है तो पुरुष ने किया है, तो गलती जो होगी पुरुष की भी तो महिला पे ऊपर डाली जाएगी। उसको हम पुरुष महिला की जगह जो कि इंसान की तरह देखने वाली बात है, ये इंसान की तरह देखने वाली बात समाज के इवॉल्व होने पे, शिक्षा पे और परिवारों से, इन तीनों चीज़ों का एक सम्मिश्रण है। मेरे परिवार में जो है, मैं बिहार से आता हूँ तो पत्रिसत्ता रहती है, लेकिन मेरे परिवार में एक बड़ा जो मेरी मम्मी है, अच्छा मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, पिताजी मेरे वाइस चांसलर रहे हैं। अच्छा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन बचपन से मेरी दादी कहती थी, जब हम खाना खा रहे थे, दादी कहती कि मम्मी कहती थाली उठा के रख दे सिंक में। मम्मी कहती है क्यों रखेगा, मेरी बहन क्या कहती कि तुम जाके रखो। और मम्मी कहती वो अपनी थाली रखेगी, ये अपनी थाली उठा के सिंक में रखेगा, दोनों अपनी अपनी रखेंगे। तो ये जो था ना पहला कि नहीं, वो डिफरेंस नहीं है, ये मेरे परिवार से। तो ये कई बार शिक्षा भी नहीं, वो परिवार का जो संस्कार है। तो वो मम्मी बिना पढ़े लिखे भी मुझे वो उस चीज़ को उन्होंने किया। और उसमें ये मेरे पिताजी का वो था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अरे नहीं मेरा बेटा कैसे कर सकता है। उन्होंने पूरी तरह से चीज़ को सपोर्ट किया। मैं किचन में काम क्यों नहीं कर सकता, तो वो मेरे पिताजी भी कहो मैं आज पुलाव बनाता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, सब्जी काटो, देखो। तो मम्मी और पापा जो है वो परिवार से ही, वो बचपन से वो जो फीडिंग हो गई ना कि मैं और मेरी बहन अलग नहीं है, हम एक हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिवार और शिक्षा, इन दोनों का एक प्रभाव कहीं ना कहीं आएगा। साहित्य बाजार का जिक्र हो रहा था, मैं अभी देख भी रहा था इन चीज़ों पे। आप मार्केटिंग साइड से भी आते हैं, लेखक भी हैं, तो इसीलिए इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। जो लेखक बनना चाहते हैं या जो लेखक है, उनकी अक्सर शिकायत यही होती है कि हम लेखक तो बन गए, हिंदी के लेखक स्पेशली, लेकिन हमारे पास पैसों की दिक्कत होती है, पैसे नहीं आते या चीज़ें कुछ, अगर कभी किताबों पे वेब सीरीज़ बन गई तो ठीक है, एक रेवेन्यू सोर्स हो गया, लेकिन दूसरे लेखकों को ये दिक्कत होती है, उनकी शिकायत भी वाजिब है। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा बताएं कि जो लेखक बनना चाहते हैं या जो लेखक हैं स्पेशली हिंदी के, उनको सुझाव दीजिए कि इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, हिंदी प्रकाशन, चूँकि मैं प्रकाशन उद्योग में भी रहा हूँ, तो हिंदी प्रकाशन में प्रोफेशनलिज्म अभी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली एक हमसे जो पहले की पीढ़ी है वहाँ लेखकों के अंदर भी नहीं है। वो रिश्तेदारी में चलता है कि प्रकाशक से भाईचारा हो गया, करे आप हमारे भाई हैं, और ये चलता है। ये मैंने जागरण संवादी में पिछले देहरादून के सेशन में ये बात मैंने स्टेज से भी कही थी कि ये भाईचारे वाला संबंध, अपना भाईचारा रहे, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल काम होना चाहिए। आपका एग्रीमेंट क्या स्पष्ट है, आपकी किताबें बिकेंगी। और राइटर क्या होता है कि हिंदी में मान लेते हैं कि नहीं मैं मार्केट कैसे करूं, ये तो पाप है। ये पाप नहीं है, एंड में आपको पैसा चाहिए था ना। प्रकाशक के साथ क्या होता है कि वो तो हर साल 150 किताबें छाप रहा है, वो मार्केट अपने हिसाब से करेगा और 150 किताबें 12 महीने में मार्केट करेगा वो।
तो वो जो है, और जो किताब ज़्यादा बिकेंगी उसको ज़्यादा करेगा। तो कहीं ना कहीं राइटर को भी एक पुश तो देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको सेल्समैन होना है, आपको लोगों के इनबॉक्स में जाके लिंक नहीं चिपकाने, इरिटेट नहीं करना उनको, लेकिन क्या आप अपने विषय से, अपने नॉलेज से लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप क्या लिखते हैं। मेरे साथ जब छात्रों ने पढ़ा, उसका एक कारण ये था, जब किताब आई उससे पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, तो ब्लॉग्स के माध्यम से मैं सटायर लिखा करता था। तो सटायर से लोगों को था कि ये जब उपन्यास भी लिखेंगे तो एक मज़ेदार तरीका होगा। तो एक राइटर के तौर पे मैंने अपने पाठकों को बताया। दूसरा जो है, राइटिंग में एक समस्या है, ये हिंदी ही नहीं अंग्रेजी की भी है, कि हर राइटर बेस्ट सेलर नहीं हो सकता है, और संख्या जो है वो, अगर आपकी 20-25 लाख कॉपी बिके तो एक नंबर आता है, अदरवाइज़ आप इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे सिर्फ किताबों से, फिलहाल हिंदुस्तान में कम से कम। बाहर तो हो रहा है, यूएस में तो हो रहा है कि आप पैसा कमा सकें, लेकिन राइटिंग के और माध्यम है। क्या होता है कि हम लोग कई बार आर्टिकल फ्री में लिख रहे हैं, तो पैसा आप लिख के कमा सकते हैं, राइट्स बिक जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सच्चाई है। अब इसको बदल कैसे सकते हैं कि राइटिंग के और ऑप्शन है। मैंने जब से नौकरी छोड़ी है, मैं राइटिंग से ही पैसा कमा रहा हूँ। कंटेंट मेरी स्ट्रेंथ है, तो कंटेंट को स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। कंटेंट अब डिजिटल भी जा रहा है, तो मैंने ये कसम नहीं खाई है कि अरे मैं तो राइटर हूँ, अगर कागज़ पे नहीं लिखा तो कैसे होगा। अगर वेबसाइट पे जाके मुझे पैसा मिलता तो मैं वेबसाइट पे लिखूंगा। मेरा काम है कहानी कहना, मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना। आप एक राइटर हैं, तो आप अपने आप को बांधिए मत कि मैं यही करूंगा। आप राइटिंग के सारे एवेन्यू को ओपन करिए। आपने जिस दिन राइटिंग के सारे एवेन्यू ओपन किए, आपके लिए पैसा आना शुरू हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी कितना बढ़िया उदाहरण है। उनकी कितनी कहानियाँ आती थी, दूरदर्शन के लिए भी लिखते थे, अखबार में भी उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने राइटिंग के लिए, उनके पास जितने ऑप्शन रहे, उन्होंने हर उस ऑप्शन को इस्तेमाल किया और राइटिंग के जरिए पैसा कमाया। तो राइटर्स को मुझे लगता है कि सिर्फ किताब माध्यम नहीं, और किताब भी आप लिखेंगे तो हर साल लिखना थोड़ा कठिन होता है। हालांकि मेरे कई साथी लिखते हैं, लेकिन आप हर साल भी लिखेंगे तो एक साल का गैप है। तो आपको जब पैसा चाहिए तो उसके लिए रेगुलर लिखना है। तो मुझे, मेरे ख्याल से लिखते रहिए, जितने एवेन्यूज़ मिलते हैं वहाँ लिखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे कहूँगा कि दोनों किताब है, ढाई चाल और जनता स्टोरी। आप भी जनता स्टोर और ढाई चाल दोनों किताब है। ढाई चाल अभी हाल ही में लिखी गई है, दोनों आप पढ़ सकते हैं। नवीन जी ने लिखा है दोनों किताब। और जागरण से जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।